Hello students, good afternoon all of you. Today we will discuss about what is a fuel. Okay. So we have studied up to what is combustion, what is its type, what kind of combustion happens, and we also studied about the flame and the structure of flame एंड देन डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। ओके, सो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि कैंडल फ्लेम का जो कलर होता है वो हॉटेस्ट पार्ट में, मॉडरेटली पार्ट और लेस पार्ट, ऐसे वन वन मार्क के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। या फिर आउटर जोन में जो कंबस्टन अकर होता है इन कैंडल फ्लेम, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट आउटर जोन पार्ट। ओके, सो ये वन वन मार्क में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द पार्ट्स एंड ऑल द कलर्स ऑफ द पार्ट्स फॉर द कैंडल फ्लेम। ठीक है, सो क्योंकि कैंडल का जो डिफरेंट जोन्स होते हैं उनमें जो कलर होता है फ्लेम का वो डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज फ्यूल? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc. ठीक है, सो हीट एनर्जी के लिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, ठीक है, हम घरेलू और जो मतलब औद्योगिक पर्पज़ होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जो पर्पज़ के लिए जो हम फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं फॉर दी हीट एनर्जी, ठीक है, जिसका सोर्स क्या हो, हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। एनी डोमेस्टिक पर्पसेस, क्योंकि हमें जो किचन में खाना वगैरह बनाना रहता है उसके लिए हमें फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो इस वजह से हीट एनर्जी एज अ सोर्स हम यूज़ कर सकें तो उसके लिए मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, इस तरह के जो है वो हम हीट एनर्जी सोर्सेस जिसको हम फ्यूल बोलते हैं, सो दी सब्सटेंस आर कॉल्ड एज फ्यूल। ठीक है, जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ readily अवेलेबल। ठीक है, सो रेडीली और readily अवेलेबल यानी कि आपको जो मतलब तुरंत अवेलेबल हो, जब आप उसकी ज़रूरत हो और वो अवेलेबल हो जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड फ्यूल। ओके, सो इट इज़ चीप, और वो काफ़ी चीप भी यानी सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स ईजीली इन एयर, और ईजीली एयर में बर्न होना चाहिए एट अ मॉडरेट रेट। ठीक है, यानी मॉडरेट रेट यानी कि बहुत कम तो नहीं, बट मॉडरेट जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, काफ़ी हाई भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, मीन्स एवरेज होना चाहिए, मीडियम टाइप ऑफ। ठीक है, सो मॉडरेट रेट का जो है वो होना चाहिए, इजीली एयर में जो है वो बर्न हो जाए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो हीट का अमाउंट कितना लार्ज, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, और उसमें कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं आना चाहिए। हीट एनर्जी के साथ कुछ दूसरा सब्सटेंस बर्न नहीं होना चाहिए, उसके साथ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है बस वही सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, सो दैट तभी जो है वो फ्यूल गुड फ्यूल कहा जाएगा। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। सो गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ readily अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स easily in the air at a moderate rate, it produces a large amount of heat, it does not leave behind any undesirable substances. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉबेबली ऐसा फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल कंसिडर किया जाए। ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं। सो वी शुड लुक अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। लेकिन हम बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे फ्यूल्स को स्टडी करेंगे जो हमारी मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट यानी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए वो काफ़ी यूज़फुल हैं। ऐसे आइडियल फ्यूल तो नहीं होते हैं, बट ऐसे फुलफ़िल हमारी सारी मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने वाले जो फ्यूल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। ठीक है, तो फ्यूल जो होता है अपनी कॉस्ट में डिफ़र करते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वुड और चारकोल का अमाउंट सेम होता है, नहीं होता। सम फ्यूल्स आर चीपर एंड देन अदर्स। ठीक है, कुछ फ्यूल्स दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में चीपर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कॉस्टलियर होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं, कुछ चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू। ठीक है, तो आपको जो है वो ये लिस्ट बनानी है। सो इस टेक्स्ट बुक में जितने भी लिस्ट बनाने के काम दिए गए हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, सो मेक अ लिस्ट फ्यूल्स विच आर फ्यूल्स familiar to you
एंड ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सारे लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिले, कुछ सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो 4 कॉलम बनाने। फर्स्ट मटेरियल का लिस्ट, देन उस मटेरियल में से सॉलिड को अलग सेपरेट करना है, देन लिक्विड को अलग सेपरेट करना है, देन गैसेस। ठीक है, तो इस तरह का टेबल बनाना है। ठीक है आपको। नाउ फ्यूल एफिशिएंसी। अभी फ्यूल का एफिशिएंसी क्या है, मतलब फ्यूल कितना एफिशिएंट हो सकता है, मतलब कितना अच्छे से काम कर सकता है, कितना हीट अच्छे से आपको और कितना लार्ज अमाउंट में आपको हीट एनर्जी दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल का एफिशिएंसी बोलते हैं। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। ठीक है, तो काउ डंग यानी कि जो मतलब गोबर गैस होती है, या फिर जब मतलब गोबर के जो कंडे वगैरह होते हैं गांव विलेज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, काउ डंग का यूज़ करके आपको बॉयल करना है वाटर को। तो कितना क्वांटिटी आप जो मतलब आपको गिवन क्वांटिटी है, ठीक है, तो कितनी देर में जो है वो बर्न हो जाएगा। सिमिलरली कोल का यूज़ करके आपको दूसरी जगह पे वही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बर्न करना है। देन यूज़ एलपीजी, जो कि हम हमारे गैस सिलेंडर में होता है। ठीक है, एलपीजी गैस होता है हमारे गैस सिलेंडर में। तो गैस पे आप जो है वो उतनी ही क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल कीजिए। ठीक है, सो विच फ्यूल वुड यू लाइक टू प्रेफर, तो आप कौन सा फ्यूल जो है वो प्रेफर करेंगे। तो आप एक बार ये एक्टिविटी करके देखिए। ठीक है, एक काउ डंग का यूज़ करके सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन कोल का यूज़ करके सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन एलपीजी का यूज़ करके सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो है वो आप बर्न करके देखिए और बॉईल कीजिए। देन आप देखिए कि बहुत ही कम टाइम में जो है वो कौन सा फ्यूल आपको वाटर को बॉईल करके देता है। सो गिव योर रीज़न, आप अपना रीज़न भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आप वही प्रेफर करोगे जो जल्दी से गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। ठीक है, you want to save your time, okay, and you want to also save the heat energy। ठीक है, सो दैट्स वाई जो जल्दी से मतलब बॉईल कर देगा वाटर को वही आप यूज़ करिएगा। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ना कभी नहीं, सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी मतलब सब्सटेंस जो है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg। जब उसका 1 kg कम्प्लीटली पूरा बर्न हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा फ्यूल का, जो भी फ्यूल आप ले रहे हो उसका 1 kg आपको कंबस्ट करना है पहले। तो 1 kg में जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे उस फ्यूल का। ओके, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे जो है वो आपको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे किलो क्या है, कंबस्टन। ठीक है, उसका क्वांटिटी, सब फ्यूल का क्वांटिटी है केजी में, सो फ्यूल का क्वांटिटी केजी में है। सो ठीक है, सो हीट एनर्जी जो भी मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। और कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे हम कौन सी यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे, kg बाय किलो जूल पर केजी। ठीक है, सो किलो जूल पर केजी, क्योंकि 1 kg में आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो उसको ऊपर लिखना है। सो किलो जूल पर केजी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सो किलो जूल पर केजी किसका यूनिट है, किलो जूल पर केजी इज यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। ठीक है, सो उससे पहले जो है ये टेबल हम रीड करें उससे पहले आपको जो है वो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल मैंने आपसे कहा था। ठीक है, आपको जो है वो इस तरह के 3 कॉलम या 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, आपको मटेरियल सेपरेट नहीं, ये मतलब सारे मिक्स नहीं लिखने, तो आप सेपरेट लिख के 3 कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल को एक जगह पे सेपरेट करना है, लिक्विड फ्यूल को, गैसेस फ्यूल को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है। सो दिस इज़ योर HW। ठीक है, यू हैव टू राइट इन HW बुक। नाउ टेबल 6.4, ये भी जो है वो आपका होमवर्क है, HW बुक में आपको लिखना है। ठीक है, सो
पहले तो हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल, यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए गए हैं और उनका कैलोरीफिक वैल्यू है। काउडंग का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है 6000 to 8000, ठीक है। मतलब इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 6 और 8000 के बीच में होता है, इसलिए 6000 to 8000 किसका वैल्यू होता है, काउडंग का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। नाउ वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 17,000 to 22,000 होता है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देता है आपको। सो काउडंग के कंपैरिजन में आप वुड यूज़ करोगे। देन कोल का वैल्यू इससे भी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, 25,000 to 33,000 होता है। पेट्रोल का उससे फिर ज़्यादा 45,000। केरोसिन का भी सेम एज अ पेट्रोल 45,000, डीजल का भी सेम एज पेट्रोल 45,000, मीथेन 50,000, ओके, एंड CNG ऑल्सो 50,000, LPG इज़ 55,000। इसीलिए गैस सिलेंडर आप प्रेफर करोगे क्योंकि ईजिली जो है वो वाटर बॉयल हो जाएगा। काउडंग और जो वुड और कोल वगैरह हैं उसमें जो है वो वाटर कम बॉयल होगा। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया ना आपके क्वेश्चन का कि आप जो है वो क्या प्रेफर करोगे, ठीक है। आपको वाटर को बॉयल करना है तो फ्यूल एफिशिएंसी आप सभी को पता है, यानी कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपको पता है सो यू विल मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए आप LPG ही प्रेफर करोगे, ठीक है। बट आप एक्सपेरिमेंट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा LPG का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू कोल एंड काउडंग, ठीक है। नाउ बायोगैस का 35,000 to 40,000 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज़ 1500,000 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस हैज़ मोर और लार्जर वैल्यू कंपेयर टू ऑल अदर फ्यूल्स, ओके। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप फ्यूल को बर्न करते हो तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। कैसे, वो हम स्टडी करते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो फ्यूल का कंजप्शन, आप जितना ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करोगे उसका कंजप्शन बढ़ेगा तो उससे जो है वो इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है कि कार्बन फ्यूल्स, जो कार्बनिक फ्यूल्स है लाइक चारकोल और कोल, ठीक है। तो ये कार्बनिक फ्यूल्स हैं लाइक वुड भी कार्बनिक है, कोल पेट्रोलियम, दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी यानी कि मतलब हमारी बॉडीज़ में जो मतलब इंटरनल डिसीज़ होती है दैट इज़ रेस्पायरेटरी डिसीज़। अस्थमा जो होते हैं हमारे लंग्स को जो है वो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अस्थमा अस्थमा जो है वो अस्थमा जैसी डिसीज़ कॉज होती हैं ड्यू टू दी अनबर्नड कार्बनिक पार्टिकल्स, ठीक है। सो कार्बन फ्यूल्स हैं तो ज़रूरी थोड़ी है सारे पार्टिकल बर्न हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल अनबर्नड भी रह जाते हैं। तो जो वो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डेंजरस पॉल्यूटेंट के तौर पे क्या कॉज करते हैं, अस्थमा को कॉज करते हैं। एंड अस्थमा इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसीज। सेकेंड इज़ इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स। अब ये इनकम्प्लीट यानी अनबर्न रह जाते हैं, मीन्स इनकम्प्लीट कंबस्टन ही हुआ ना। तो इन फ्यूल्स का जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है दिस गिव्स राइज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, नॉट CO2 बट CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एक ही जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, एक ही एलिमेंट होता है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग, और इसको जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से एक्सप्रेस करते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये व्हीकल में से निकलने वाला गैस होता है, ठीक है। तो व्हीकल में जो पेट्रोलियम और पेट्रोल होता है उसमें कार्बनिक मटेरियल होता है, कार्बन एज अ फ्यूल होता है, ठीक है। सो इस वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो व्हीकल में से निकलने वाला गैस होता है। एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये काफ़ी जहरीला गैस होता है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, ठीक है। तो क्लोज रूम में तो आप कोल को बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। पूरी तरह से जो है वो एक रूम में ही आप पैक हो जाओगे अच्छे से, और कार्बन मोनोऑक्साइड
एयर में जाएगा नहीं, वो आपको रूम में ही जो है वो पॉइजन की तरह काम करेगा आपके लिए। तो इसलिए आपको क्लोज्ड रूम में तो कोल को बर्न कभी करना ही नहीं। इट इज़ वेरी डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन एट दैट रूम। ठीक है, मान लो कि उस रूम में कोई पर्सन वहाँ पे स्लीप कर रहा है, सोया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है वो कोल को बंद करते हो उस रूम में, तो उस सोए हुए इंसान को जो है वो मार भी सकता है। ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। सो गुजो के माइंड में कुछ बात आई है, वो कहना चाहता है सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्लम्डरिंग अ कोल फायर इन इट। ठीक है, या ऐसे रूम में कभी सोना नहीं चाहिए जिसमें जो है वो कोल बर्न हो रहा हो या फिर कोल के थ्रू फायर हो रहा हो। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज और हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहले तो जो है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल एज अ पॉल्यूटेंट अस्थमा डिसीज को क्रिएट करते हैं। दैन सेकेंड था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस को जो है वो रिलीज़ करते हैं। थर्ड ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 गैस को जो है वो रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में। एंड इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। CO2 एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि CO2 का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हीटिंग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारा जो ब्रैकेट वाला है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम जो है वो चारों के चारों जो मेन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। फोर्थ इफेक्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2 गैस। ठीक है, इसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। S फॉर सल्फर, O2 फॉर डाइऑक्साइड गैस। सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो कोल और डीजल के बर्निंग से रिलीज़ होता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये बहुत ही सफोकेटिव होता है, इसीलिए जो है वो हम कभी बोलते हैं ना सफोकेशन से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए वो। तो ये सफोकेशन जो कॉज होता है और वो किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से, SO2 की वजह से होता है। ठीक है, इसको कोरोसिव गैस भी कहा जाता है। मोर ओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं मतलब व्हीकल के, वो क्या करते हैं, गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो है वो गैसियस ऑक्साइड नाइट्रोजन का दिया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन। जब ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रेन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, दे फॉर्म एसिड, वो एसिड का काम करते हैं। ठीक है, रेनी वाटर आ रहा है मतलब रेनी सीज़न में और मानसून सीज़न की बात करें तो जो ये सल्फ़र और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड फॉर्म में जब होते हैं तो सब वाटर मतलब पेट्रोल का जो डिक्की वगैरह होता है उसमें जो होता है ये सारे मतलब व्हीकल की जो पेट्रोल और डीजल का अमाउंट होता है वो नीचे थोड़ा गिर जाता है। तो रेन वाटर के साथ जब वो मिक्स होता है तो वह एसिड फॉर्म करता है। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन, और इसी रेन को एसिड रेन बोला जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ठीक है, और ये क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, एसिड रेन क्रॉप पे गिरेगा तो क्रॉप जो है वो बर्न हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगी, और बिल्डिंग भी डैमेज हो जाएंगी, एंड सॉइल भी जो है वो एसिडिक हो जाएंगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7, और क्लास 7 में जो है वो आपने ये लर्न किया हुआ है पूरा। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इज इन ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल्स में इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। इसी वजह से जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से जो है वो पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है। बिकॉज CNG आपने चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया है ना, CNG इज़ लेस polluting gas. Now CNG produces the harmful products in very small amount. ठीक है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसी वजह से CNG को जो है वो क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है।
अब जो है वो हम ब्रैकेट में ये जो लिखा गया है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फॉर सेंचुरीज, बहुत पहले से, ठीक है, 100 साल पहले से, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर अगो, और 100 सालों से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है, एज डोमेस्टिक फ्यूल और एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल हम वुड को ही यूज़ करते आ रहे हैं। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी, ठीक है, कॉल और अदर फ्यूल एलपीजी, क्योंकि कॉल और एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो किस वुड से जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉल का कितना होता है 25,000 to 33,000 एंड एलपीजी का 55,000। ओके, सो इन मैनी रूरल parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability, ठीक है, लेकिन wood जो है वो कंपेयर टू कोल एंड एलपीजी इजीली अवेलेबल होता है। इस वजह से रूरल एरिया में जो है वो अभी भी वुड एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और उसका कॉस्ट भी जो होता है वो लोअर होता है कंपेयर टू कोल एंड एलपीजी। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन जो वुड को आप बर्न करते हो तो उसमें लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इट कॉजेज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वुड में कार्बन होता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो ट्रीज़ जो है वो हमें और भी मतलब लॉस्ट ऑफ सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड करता है लाइक अ फ्यूल, ठीक है। सो मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो फॉरेस्टेशन यानी कि ट्री को और ज़्यादा प्लांट करना, बट डिफॉरेस्टेशन क्या बोला जाता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को जो है वो कट करते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, यानी फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो रहा है। विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए जो है वो हमें वुड चाहिए एज अ फ्यूल, इसलिए हम ट्री को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वुड का जो है वो कम से कम यूज़ करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हार्मफुल डिसीज़ से बच सकेगा। एज़ यू लर्न इन योर क्लास 7, तो क्लास 7 में आपने पूरा लर्न किया हुआ है, ठीक है। सो इससे अल्टीमेटली आपको ये पता चलता है कि आप वुड जो है वो रूरल एरिया में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि एलपीजी से जो है वो सारा काम फटाफट हो रहा है और वुड भी जो है वो कम यूज़ हो रहा है। वुड आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, ठीक है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग हमने स्टडी किया था। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इज़ राइज इन टेम्परेचर, यानी हीट बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन CO2। तो CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाता है और हीट इन द और टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। तो जो ग्लेशियर्स पे जो पोलर ग्लेशियर्स पे जो आइस वगैरह है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, उसकी वजह से सी का लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। कॉजिंग फ्लड्स, उसकी वजह से फ्लड भी आ सकता है, ठीक है, मतलब जो भी मतलब ग्लेशियर पे आइस है वो मेल्ट हो जाएगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी वजह से सी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सी का लेवल इंक्रीज़ होगा जैसे ही लार्ज वेव आया, ठीक है, और लॉन्गर वेव प्रोड्यूस हुआ सी में, तो फ्लड यानी कि बाढ़ आ सकती है इन द कोस्टल एरियाज़, जहाँ पे वो सी के कोस्ट पे जो किनारे पे जो लोग रहते हैं वहाँ के एरिया पे जो है वो फ्लड बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज़, और कोस्टल के नीचे जो एरिया है वहाँ पे भी, वहाँ तो डेफिनेटली आएंगी फ्लड, ठीक है। सो मे इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है, और वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाएगी क्योंकि वो लो लाइंग एरिया नीचे के एरिया में रह रही है, कोस्टल एरिया से नीचे के एरिया में रहेंगी तो वो पूरी तरह से जो है वो सबमर्ज्ड हो जाएगी अंडर द वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर लाइक अ सबमरीन, ठीक है, वो सबमर्ज्ड हो जाती है। सो we have completed our chapter. Okay, now your third homework is what you have to write this keyword, okay, and whatever you have learned this you have to read, ठीक है, इसको just आप read कीजिए and then question answer of the textbook and workbook I will provide you within 2 or 3 days, okay।
So thank you for watching this video. Bye bye, take care.